किताब का नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ। डैनियल गोलमैन ने इस किताब को लिखा है और आइए अब हम जानते हैं इस किताब के बारे में। अगर आप अपने IQ को सही जगह इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपका IQ लेवल हाई होने का कोई भी फायदा नहीं है। अगर आपके इमोशंस ही आपके कंट्रोल में नहीं है तो फिर जीनियस होने के बावजूद आप लाइफ में फेल हो जाएंगे। ऐसे भी लोग हैं जिनका IQ बहुत हाई था, फिर भी वो सेम मिस्टेक रिपीट करते रहते थे। यूजुअली इसमें उनकी पर्सनल लाइफ इन्वॉल्व रहती है। विंसेंट वैन गो एक फेमस एग्जांपल है कि कैसे एक जीनियस भी बैड इमोशनल इंटेलिजेंस से अफेक्टेड हो सकता है। वैसे सब जानते हैं कि वो बड़ा ही ग्रेट पेंटर था, बड़ा टैलेंटेड था, फिर भी लाइफ टाइम वो मेंटल इलनेस का शिकार रहा। इंटेलिजेंट होते हुए भी वो जिंदगी भर अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रगल करता रहा। इसीलिए तो डैनियल गोलमैन का मानना है कि EI यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस कैन मैटर मोर देन IQ, जबकि एवरेज IQ और गुड IQ वाले लोग लाइफ में ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। वहीं हाई IQ और लो IQ वाले लोग ऑलमोस्ट फेल ही होते देखे गए हैं। इससे पहले कि आप अपने बैड लक का रोना रोए, आपको एक बात हम यहाँ पर बता देते हैं कि EI यानी इमोशनल इंटेलिजेंस इम्प्रूव की जा सकती है। ये एक अच्छी खबर है। ये गोलमैन की किताब का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट गोल है। सबसे पहले EI यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिस्क्राइब किया जाए और फिर आपको अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे इम्प्रूव करना है उसमें आपकी मदद की जाए। तो यही है इस किताब का मेन गोल। तो आइए फर्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इमोशंस के बारे में बताया जा रहा है। मतलब ये कि आपकी लाइफ में एक भी सेकंड ऐसा नहीं होगा जो कि इमोशन के बिना गुजरता हो। ये आपकी लाइफ का एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट है। हमें इस इमोशनल पार्ट के साथ जीना सीखना ही होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये सारे इमोशंस हमारी लाइफ के बाकी एरियाज को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को और हमारे थॉट्स यानी कि हमारे विचारों को। जिसका मतलब है कि EI यानी कि हमारा ये इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे नॉर्मल इंटेलिजेंस को भी इन्फ्लुएंस करता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। हम सब कभी ना कभी लाइफ में बहुत ही सैड होते हैं, दुखी होते हैं, लेकिन एक बात जो आपने शायद ही नोटिस की होगी कि कैसे सैडनेस हमारे थॉट पैटर्न को इन्फ्लुएंस करती है। तब आप पास्ट के अपने अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा याद करने लग जाते हैं। मान लीजिए आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया, ये आपके सैडनेस को ट्रिगर कर देगा, जिससे आपको अपने पहले वाले ब्रेकअप्स भी याद आने लगेंगे और ये सारी मेमोरीज आपकी सैडनेस को और ज्यादा बढ़ा देगी, जिससे कि आपको अपनी जिंदगी बहुत ही बदतर लगने लगेगी, बहुत ही बेकार लगने लगेगी। लेकिन आपको पता है यहाँ पर अच्छी बात क्या है? ये दूसरे तरीके से भी उतना ही इफेक्टिव है। आप अपने थॉट्स से इमोशंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और यही चीज गोलमैन की इस किताब का एसेंस है, ताकि आपको मदद कर सके एक इमोशनल इंटेलिजेंस बूस्ट करने में। आगे बात करते हैं ब्रेन एंड इमोशंस के बारे में। डैनियल गोलमैन न्यूरोलॉजी एक्सपर्ट है, जिन्हें ह्यूमन ब्रेन के काम करने के तरीकों के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है। उन्होंने एक चीज देखी कि हमारे ब्रेन में इमोशंस बहुत ही डीप लेवल तक होते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन में कुछ ओल्ड यानी कि कुछ पुराने और कुछ यंगर यानी कि कुछ बहुत ही फ्रेश पार्ट मौजूद होते हैं। और ऐसा होता है कि जो पार्ट इमोशंस को कंट्रोल करता है ब्रेन का काफी ओल्ड पार्ट होता है, काफी पुराना पार्ट होता है, इतना पुराना कि ह्यूमैनिटी की शुरुआत के टाइम से। तो अब इसका क्या मतलब हुआ? यही कि हम अपने इमोशंस को एलिमिनेट या इग्नोर नहीं कर सकते, कभी भी नहीं, क्योंकि इनके होने का कुछ मतलब तो जरूर है। एग्जाम्पल के लिए जैसे एमिगडाला एक ऐसा ही इमोशनल ब्रेन सेंटर है जो कि एक्सट्रीमली पुराना है, ओल्ड है। ब्रेन का ये पार्ट हमारे यंगर कॉर्टेक्स यानी कि सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस के डिसीजंस को ओवरराइड कर सकता है। डैनियल गोलमैन के हिसाब से इसका मतलब होगा कि इमोशंस हमारे माइंड से भी स्ट्रांग होते हैं। ऐसा भी हुआ है कि कई एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट माइंड प्रॉपर इमोशनल इंटेलिजेंस के बगैर पूरी तरीके से यूजलेस साबित हुए हैं। विंसेंट वॉन गो एक ऐसा ही एग्जाम्पल है। अपने इमोशनल इश्यूज के चलते इतने बड़े टैलेंटेड पेंटर ने अपनी लाइफ बर्बाद कर ली थी। ऐसे और भी एग्जाम्पल है, जैसे कर्ट कोबेन और एमी वाइनहाउस जैसे लोग। ये सब स्मार्ट और अपने अपने फील्ड के टैलेंटेड लोग थे, लेकिन उनकी अपनी इमोशनल प्रॉब्लम्स के चलते इनकी सारी एबिलिटी बर्बाद हो गई। आगे अगर हम बात करें 5 डोमेन्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, तो EI यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके देखें तो इसे समझना ना काफी हद तक आसान होगा। आइए कोशिश करते हैं। सबसे पहला है कि अपने इमोशंस को पहचानिए।
बहुत से लोग अपने इमोशंस को समझ ही नहीं पाते हैं और फिर ऑटोमेटिक वे में एक्ट करने लगते हैं। जैसे कि हम सब कभी ना कभी किसी भी बात को लेकर के जेलस होते हैं, क्योंकि एक नेचुरल इमोशन है। लेकिन जब हम ऐसे इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो दूसरों के लिए बुरा सोचना शुरू कर देते हैं। अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना ही गुड इमोशनल इंटेलिजेंस का फर्स्ट स्टेप है। ऐसे काफी सारे तरीके हैं जिनसे हम अपने अंदर ये चीज ट्यून इन कर सकते हैं, जैसे कि मेडिटेशन एक अच्छा तरीका है और इसके लिए आपको एक्सपर्ट होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बस आराम से बैठ जाइए, धीरे धीरे लंबी लंबी सांसें लीजिए और माइंड को शांत रखिए। हालांकि आपके माइंड में काफी सारी इधर उधर की बातें घूमनी शुरू हो जाएगी। क्या मैंने ओवन का स्विच ऑफ किया, या मैंने उसको फोन किया, अरे वो असाइनमेंट तो किया ही नहीं, अरे आंटी को वो बोलना था, बहुत सारी बातें। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अपने माइंड में थॉट्स को चलने दीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि ये सारे थॉट्स बस आए और चले जाए। आपको किसी भी थॉट को पकड़कर नहीं बैठना है, वरना यह आपके माइंड और जजमेंट पावर को क्लाउड कर देगी। जब आपका माइंड रोज की चिकचिक से फ्री हो जाएगा तो आपके लिए अपने इमोशनल स्टेट को परसीव करना काफी आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आज आप पूरा दिन बहुत ही परेशान रहे, अगर आप थोड़ी देर के लिए भी मेडिटेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि सारा दिन आप अपने पार्टनर के साथ हुए झगड़े को लेकर के परेशान थे, लेकिन आपकी डेली की अनइम्पोर्टेंट चीजों ने इस रियल रीजन को क्लाउड कर दिया था, राइट? आगे दूसरा पॉइंट है इमोशनल मैनेजमेंट। ये बहुत जरूरी है। हालांकि ऑथर इस बात पर जोर देते हैं कि इमोशंस हमारे इंटेलिजेंस को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन ये वन वे स्ट्रीट नहीं है। और ज्यादा स्पेसिफिक वे में मैं बोलूँ तो आप कुछ हद तक अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस चीज पर फोकस कर रहे हैं। ये टॉपिक स्टेट ऑफ फ्लो के काफी क्लोज है, जिसे फ्लो बुक पे काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। द साइकोलॉजी ऑफ ऑप्टिमल एक्सपीरियंस, खाली दिमाग शैतान का घर। नई कहावत यहाँ पर अप्लाई होती है, क्योंकि खाली बैठे रहने से हमारे दिमाग में नेगेटिव इमोशंस पैदा होते हैं। इसके बजाय किसी एक चीज पर फोकस कीजिए और जितना हो सके उतनी देर तक कंसंट्रेशन बनाकर रखिए। लेकिन इस बीच अपना फोन या सोशल मीडिया अकाउंट को बिल्कुल चेक ना करें। अगर आपको अपने इमोशंस को मैनेज करना है तो कुछ टाइम के लिए इन चीजों को भूलना होगा। एग्जैक्टली। बेशक मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमें काफी मदद करती है, लेकिन अक्सर हम इसका मिसयूज करते हैं। जैसे कि साइकोलॉजिस्ट ये साबित कर चुके हैं कि जो लोग ज्यादा डिप्रेशन में रहते हैं या एंग्शियस होते हैं, वो सोशल नेटवर्क में बाकियों से ज्यादा टाइम एक्टिव रहते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने और कुछ प्रोडक्टिव करने की बजाय। ये डिप्रेस्ड लोग बेकार में ही अपने सोशल नेटवर्क प्रोफाइल को घंटों तक स्क्रॉल करते हैं, देखते रहते हैं, कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं। तो जिन लोगों को एंगर मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है उनके लिए 10 सेकेंड्स रूल सबसे बढ़िया है। और ये रूल, ये नियम बहुत ही सिंपल है। जब भी आपको लगे कि गुस्सा आ रहा है तो आराम से बैठ जाइए और काउंटिंग शुरू कर दीजिए 1 से लेकर 10 तक। ये टेक्निक बहुत ही इफेक्टिव है। यहाँ तक कि बहुत ही गुस्सेल और इम्पल्सिव लोगों को भी ये टेक्निक बहुत ही हेल्पफुल लगी। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए पहले तो आप एंगर के फर्स्ट साइंस को पहचानें, जैसे कि अपटाइटनेस, मसल्स में टेंशन फील होना या फिर डिजीनेस। इन सिम्टम्स के बाद ही असली गुस्सा शुरू होता है। लेकिन जैसे ही आपको ये सिम्टम्स दिखाई दे, आप तुरंत 10 सेकंड्स वाली एक्सरसाइज को करना शुरू कर दीजिए और फिर आप देखिए कि आप कैसे अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट है मोटिवेट योरसेल्फ। इसका बेस्ट तरीका है कि आप खुद को टाइम टू टाइम रिवॉर्ड देते रहे, लेकिन इस चक्कर में ओवर द टॉप ना चले जाए, क्योंकि अक्सर लोग रिवॉर्ड्स के एडिक्टिव हो जाते हैं। रिवॉर्ड आपका अल्टीमेट गोल नहीं है, ये तो बस आपको आपके गोल में मोटिवेट करता है। हर रोज बाहर जाकर के पार्टी करने की बजाय आप कुछ स्पेशल ओकेजन्स का वेट करें, इससे आपको और मजा आएगा और रिवॉर्ड का भी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। मोटिवेशन के लिए हमेशा रीजनेबल गोल्स को सेट कीजिए। जैसे कि आपको अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करना है तो ये कोई इजी काम नहीं है। आपको इसे कुछ छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करना होगा जो कि आप इजीली पा सके। अब जैसे आप अपनी इमोशनल मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो पहले दूसरे डोमेन जैसे कि एम्पैथी को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो एसेंस में आपको गोल एग्जैक्टली कैसे रखने चाहिए, आइए जानते हैं। फर्स्ट है कि मॉडरेटली हार्ड। जाहिर सी बात है, आप कोई ऐसा टास्क तो चूज नहीं करेंगे जो बहुत ही आसान हो या बहुत ही हार्ड हो, क्योंकि इजी गोल्स आपको मोटिवेट ही नहीं करेगा और ज्यादा हार्ड आप ले लेंगे तो वो आपको बहुत परेशान कर सकता है। तो थोड़ा सा रीजनेबल होना चाहिए। दूसरा है कि यू शुड गेट इंस्टेंट फीडबैक। जब तक आपको अपने एक्शंस का आउटकम पता नहीं होगा, आप कभी भी इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। और तीसरा है कि फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन, इट इज अ मस्ट। जी हाँ, अगर हर चीज प्लान के हिसाब से चलने लगे तो समझ लीजिए कि आप राइट ट्रैक पर हो।
एक चीज हमेशा याद रखो कि फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं आपको पीछे खींचने की फिराक में रहते हैं। आपको फ्लो बुक पे अपने गोल्स के बारे में और भी ज्यादा जानने का मौका मिलेगा, तो आप इस बुक को ट्राई कर सकते हैं। आगे 4th पॉइंट है एम्पैथी। ये एक कोर ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि हम इसके बिना रह ही नहीं सकते। फिर भी आज के टाइम में हम लोग अनएम्पैथेटिक और इनडिफरेंट होते जा रहे हैं, और साइकोलॉजिस्ट इस प्रॉब्लम को लेकर के काफी ज्यादा परेशान है। एक तरफ तो आजकल वायलेंस इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हमें इसकी आदत सी हो गई है, और लोग टीवी वगैरह में इतना ज्यादा वायलेंस वाले प्रोग्राम देखने लगे हैं कि दूसरों की तकलीफ को देख करके भी लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता है। बड़ी अजीब बात है, और ये चीज बहुत ही डेंजरस है हमारे फ्यूचर के लिए, क्योंकि हेल्दी ह्यूमन रिलेशनशिप के लिए हम इंसानों में एम्पैथी होना बहुत जरूरी है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि हम एम्पैथी को इम्प्रूव कर सकते हैं, बस आपको इसके एरियाज पर थोड़ा वर्क करना होगा। जैसे कि दूसरों को ऑब्जर्व कीजिए। अक्सर हमें पता ही नहीं चल पाता है कि हमारे दोस्त या फैमिली वाले क्या फील कर रहे हैं। हम उनकी फीलिंग्स की परवाह ही नहीं करते, लेकिन उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किसी सब्जेक्ट पर उनकी फीलिंग्स क्या है या वो कैसे रिएक्ट करते हैं। दूसरा है कि अंडरस्टैंड अदर्स, दूसरों को समझना पड़ेगा। जिससे आपकी बात हुई उस इंसान से बात करने के बाद खुद से ये पूछिए, इस इंसान को क्या फील होता होगा, उसके इमोशंस क्या होंगे। कुछ बिहेवियरल साइंटिस्ट इसे कॉग्निटिव पार्ट ऑफ एम्पैथी बोलते हैं। और आगे आपको ध्यान रखना है रेजोनेट विद अदर्स। जी हाँ, एक रिदम सेट कीजिए दूसरों के साथ। ये लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, और शायद सीखने के लिए बहुत ही मुश्किल वाला भी। दूसरों के साथ सही तरीके से रिजोनेट करने के लिए आपको उनकी जगह खुद को रख कर के सोचना होगा। ये एक दो धारी तलवार जैसी चीज है, क्योंकि बहुत ज्यादा रिजोनेटिंग भी अच्छी बात नहीं है। तो डैनियल गोलमैन उनके बारे में बताते हैं जिन्हें एलेक्स्थीमिया होता है। ऐसे लोग अपने इमोशंस को जाहिर नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि कैसे अपने अंदर की फीलिंग्स को बाहर निकाले या किसी से शेयर करे। लेकिन हम सब भी ना कभी इस चीज को एक्सपीरियंस करते हैं। बट ऐसा कितनी बार हुआ कि आपको कुछ फील हुआ लेकिन आप उसे बोल ही नहीं पाए। आपको जवाब देने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ये सबके साथ होता है, नॉर्मल है। जैसा हमने पहले ही आपको बताया कि कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनसे आप अपनी इनर स्टेट को इम्प्रूव कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। जैसे कि आप मेडिटेट कर सकते हैं, और भी कई टेक्निक्स है। अगर आप साइकोलॉजी को लेकर के क्यूरियस है तो इमोशंस पर किताबें पढ़िए। और अगला पॉइंट है कि पे अटेंशन टू योर रिलेशनशिप्स। जी हाँ, जो लोग एम्पैथेटिक होते हैं वो दूसरों के साथ अपने रिलेशन को लेकर के एक्स्ट्रा केयरफुल रहते हैं। बेशक मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस हर रिश्ते में रहते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कोई भी इश्यूज सही ढंग से सुलझा लेना चाहिए। मान लीजिए आपकी अपनी दोस्त से फाइट हो गई है, लेकिन फिर भी अपना गुस्सा ठंडा करके आप उसे कॉल जरूर करें, क्योंकि बड़े लोग और समझदार लोग कोई भी दुश्मनी नहीं रखते हैं और ना ही उनमें बदले की फीलिंग्स होती है। अब लेकिन इसका ये मतलब भी तो नहीं है कि हमेशा आप ही माफी मांगे, बल्कि इसके एकदम उलट आपका इमोशनल इंटेलिजेंस जानता है कि कब आपको सॉरी बोलना है और कब सॉरी नहीं बोलना है। तो ऐसे कई मौके होंगे जब आपकी एक सॉरी बिगड़ी हुई बात बना देगी, लेकिन अगर गलती आपकी नहीं है तो भी आपको मैटर सॉल्व करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। आप कुछ यूँ बोल सकते हैं कि भाई देखिए, मैं समझ सकती हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन मेरी भी थोड़ी गलती थी। एक दूसरे को ब्लेम करने से अब होगा क्या, अब झगड़ा खत्म करते हैं, क्योंकि तुम एक अच्छे दोस्त हो यार मेरे। सिंपल है ना। और आई थिंक आप ऐसा कर सकते हैं, ये लाइन आप बोल सकते हैं। तो इस लाइन को जरूर ट्राई कीजिएगा। कहीं भी आपको लग रहा है कि कुछ भी रिलेशनशिप में झोल हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो क्योंकि ह्यूमन रिलेशनशिप को लेकर के साइकोलॉजिस्ट एक बहुत ही अच्छी एडवाइस देते हैं। जिस नजरिए से हम दुनिया को देखते हैं वो हमारे इमोशंस डिसाइड करते हैं, क्योंकि वर्ल्ड को लेकर के हमारी नॉलेज इनडायरेक्ट होती है। तो अब आप पूछेंगे कि मैं कैसे इसे अपनी इमोशनल लाइफ में अप्लाई करूं। वेल, मान लीजिए आप अपने पार्टनर से नाराज हैं और अब आपको बहुत गुस्सा आ रहा है। आप अपने एक्शंस कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जब आप शांत होंगे तभी आपको सिचुएशन ज्यादा क्लियर वे में नजर आएगी, और तभी तो आपको पता चलेगा कि आप उसे कुछ ज्यादा ही गलत समझ बैठे थे। बात इतनी नहीं थी और तिल का ताड़ बना दिया खामखा। या फिर मान लीजिए कि आपका पार्टनर आपको बार बार कॉल किए जा रहा है और आपको बहुत ही फ्रस्ट्रेशन हो रही है और बहुत ही इरिटेशन हो रही है, और जब आपको ये भी लगता है कि वो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है या रही है, तो आपका गुस्सा फूट पड़ता है। अब तो कंट्रोल करने की बात ही नहीं है। तो इसके बजाय आप खुद से बोलिए यहाँ पर तुरंत, अगर वो मुझे बार बार फोन कर रहा है या फोन कर रही है तो क्या हुआ? भाई जरूरी नहीं है कि वो कंट्रोल कर रहा हो, ये भी तो हो सकता है कि उसे मेरी ज्यादा फिक्र हो, वो मुझसे ज्यादा प्यार करता हो सकता है ना। तो ये वाली ट्रिक ना आप अप्लाई कर सकते हैं।
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं डिफरेंसेस बिटवीन जेंडर्स के बारे में। जेंडर बेस्ड स्टीरियोटाइप बहुत सारे हैं, लेकिन एक चीज बिल्कुल सच है कि औरतें दूसरों के इमोशंस को एकदम सही समझती है। ज्यादा स्पेसिफिकली बोले तो औरतों में ज्यादा एम्पैथी होती है। ये एक सिंपल फैक्ट बहुत सी प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है, जैसे कि औरतों को कई बार शिकायत होती है कि उनके बॉयफ्रेंड या उनके हस्बैंड एकदम कोल्ड नेचर के हैं, और कई सारी औरतें और कई सारी फीमेल्स उनकी इस कोल्डनेस को गलत वे में ले जाती है। उन्हें लगता है कि उनके पार्टनर अब उन्हें उतना प्यार नहीं करते या अब उन्हें नापसंद करने लगे हैं, लेकिन ये अक्सर सच नहीं होता। तो इसके बाद क्या होता है, फीमेल्स कई बार ओवर रिएक्ट कर जाती है, फिर अपने पार्टनर से इस बात को लेकर के फाइट भी कर लेती है, झगड़ लेती है, और फिर यहीं से सारी मुसीबतें शुरू होती है, क्योंकि फिर आदमी भी ओवर रिएक्ट करने लगते हैं और बात इतनी बढ़ जाती है कि ब्रेकअप, डिवोर्स, इन सब पर जाकर के खत्म होती है, क्योंकि मर्दों को लगता है कि उनकी पार्टनर उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। तो अब इमोशनल इंटेलिजेंस यहाँ पर कैसे काम आता है, ये है मुद्दे की बात। आइए जानते हैं। तो सबसे पहले तो आप गांठ बांध करके ये बात अच्छे से समझ लीजिए कि फीमेल्स इमोशनल इंटेलिजेंस में मर्दों से बेहतर होती है, जिसका मतलब है कि आदमी लोग ओवर रिएक्ट करने से पहले इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में एक दो चीजें जरूर जान ले। जैसे कि जब आपकी गर्लफ्रेंड रूड वे में बिहेव करे तो आप तुरंत रिएक्ट ना करें। तो उस टाइम आपको कुछ ऐसा बोलना चाहिए, मेरे बिहेव से तुम्हें हर्ट हुआ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आई एम रियली सॉरी, मैंने ये पहले नोटिस ही नहीं किया, लेकिन मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। ये बहुत ही बेहतर तरीका है बजाय इसके कि आप एक दूसरे को ब्लेम करें। वहीं दूसरी तरफ औरतों को भी इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ सीखना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि उन्हें ये सोचना होगा कि बात अगर इमोशनल इंटेलिजेंस की हो तो मर्द यानी कि मेल्स बायोलॉजिकली ही इसमें काफी बुरे हैं, इसीलिए वो कई बार दूसरों के इमोशंस को समझ नहीं पाते। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस एंड मैनेजमेंट के बारे में। इस चैप्टर में डैनियल गोलमैन कहते हैं कि ग्रुप कॉन्टेक्स्ट में भी इमोशनल इंटेलिजेंस मैटर करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस वाले लोगों के ग्रुप में सोशल एटमॉस्फेयर और हार्मनी इंप्रूव करना ज्यादा आसान रहता है। हमें इस एरिया के बारे में केयरफुल रहना चाहिए, जैसे कि हमें हाईली इंट्रोवर्ट और इमोशनली डिस्टेंट लोगों को ऐसे ग्रुप में मिक्स नहीं करना चाहिए। कुछ लोग अकेले काम करना ज्यादा पसंद करते हैं, तो उन्हें करने दीजिए, उनकी चॉइस की रिस्पेक्ट कीजिए। अब आगे जानते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस एंड हेल्थ के बारे में। तो भाई यहाँ पर मामला कुछ सीरियस हो जाता है। गुड इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी लाइफ को सेव कर सकते हैं। वैसे सुनने में थोड़ा सा अजीब है, लेकिन उसके पीछे साइंटिफिक एविडेंस है। डैनियल गोलमैन ने कई सारी ऐसी स्टडीज मेंशन की है जो कि एंगर मैनेजमेंट और हेल्थ के बीच में क्या रिलेशनशिप है इस बारे में इन्वेस्टिगेट करती है। ऐसे लोग जो अपना कंट्रोल नहीं कर पाते, उनके 50 से कम एज में मरने के चांसेस 7 गुना ज्यादा होते हैं। ज्यादा गुस्सा करना कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है, जिससे डेथ भी हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए कई टाइप की थेरेपी है, जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी शायद मोस्ट इफेक्टिव होती है, जो लोगों को अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सिखाती है। हालांकि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपिस्ट नहीं जानते हैं कि वो वाकई में लोगों की इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव कर रहे हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस के और भी कई सारे हेल्थ बेनिफिट है। जिनकी इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छी होती है, उनकी मेंटल हेल्थ भी काफी अच्छी होती है। जैसे कि हाई इमोशनल इंटेलिजेंस वाले लोग रिजेक्शन और ब्रेकअप्स को बहुत ही बेहतर तरीके से डील कर लेते हैं, और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये लोग सबसे पहली बात ओपन टुवर्ड्स देयर ओन इमोशंस। मतलब ये कि सबसे पहले तो आप अपने इमोशंस एक्सेप्ट करना सीख लीजिए। ब्रेकअप होने के बाद अक्सर कई लोग अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश करते हैं। वे बहुत ज्यादा ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं या दिन रात पार्टी करते हैं, लेकिन इससे सिचुएशन और भी खराब हो जाती है। अपने इमोशंस को रिजेक्ट करने की बजाय उन्हें एक्सेप्ट करना सीखिए। अगर रोने का मन है तो रो दीजिए ना। ऐसा नहीं होता है कि लड़के रो देंगे तो कमजोर हो जाएंगे। प्लीज अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कीजिए, फीलिंग्स को छुपाइए मत। दूसरा है दे रिफ्रेन फ्रॉम ग्लोबल यूनिवर्सल सेल्फ इवोल्यूशंस। ब्रेकअप या रिजेक्शन होने के बाद लोग खुद में कमी देखने लग जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। हालांकि ये बहुत ही कॉमन सी बात है, क्योंकि कभी हम खुद को बुरा समझते हैं और कभी बहुत अच्छा। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम अपने बारे में ग्लोबल नेगेटिव व्यू अडॉप्ट कर लेते हैं, यानी हम हर चीज में खुद को बहुत ही कमतर फील करने लगते हैं। लेकिन हाई इमोशनल इंटेलिजेंस वाले लोगों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उन्हें पता होता है कि उन्हें बैड इसलिए लग रहा है क्योंकि उनका ब्रेकअप हो गया या वो रिजेक्ट हो गए, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो हर चीज में बेकार है, बुरे हैं। ये एक एसेंशियल पार्ट है। जब हमें बुरा लगता है तो हम अपनी वीकनेस को बहुत बड़ा चढ़ा करके देखते हैं,
हाई इमोशनल इंटेलिजेंस वाले लोग इस चीज को समझते हैं, इसीलिए वो सैडनेस से बहुत ही जल्दी बाहर आ जाते हैं। आगे बात करते हैं बैड इमोशनल इंटेलिजेंस के रीजंस के बारे में। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि कुछ जेंडर इमोशनल इंटेलिजेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं और हम इस बारे में कुछ कर सकते हैं, लेकिन कुछ बाकी नॉन जेनेटिक फैक्टर्स भी काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसमें से एक है फैमिली, जो कि एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसे और स्पेसिफिकली बोले तो आप कैसी फैमिली में पले बड़े हैं, ये चीज भी आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को काफी हद तक अफेक्ट करती है। जिन लोगों की फैमिली में प्रॉब्लम्स होती है, उनमें रहने वालों का इमोशनल इंटेलिजेंस काफी पुअर रहता है, खराब रहता है। इस टाइप के लोग अपने और दूसरे लोगों के इमोशंस से पूरी तरीके से अनजान होते हैं, अक्सर गुस्से से फट पड़ते हैं और अपने इमोशंस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता। कई केसेस ऐसे भी देखे गए हैं जहां पर बैड फैमिली एनवायरनमेंट की वजह से लोगों में साइकोपैथी प्रॉब्लम्स तक डेवलप हो जाती है और इस तरीके के मेंटल डिसऑर्डर को लैक ऑफ एम्पैथी क्लियरली डिस्क्राइब करती है, जो कि इमोशनल इंटेलिजेंस में मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। और हम सबको पता है कि साइकोपैथ्स क्या करते हैं। ये लोग ऐसे ऐसे क्राइम्स करते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। इनमें से कुछ लोग तो फेमस सीरियल किलर्स तक बन जाते हैं, जैसे टेड बंडी, जो कि अपने पेरेंट्स के साथ रहता था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि उसके रियल पेरेंट्स उसे अपने पेरेंट्स के घर पर छोड़ गए थे। इसीलिए टेड बंडी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर पला बढ़ा, जो कि उसकी उतनी केयर नहीं करते थे। उसके ग्रैंडफादर को खास करके एक मिसफिट रोल मॉडल बोला जा सकता है, क्योंकि वो जानवरों को टॉर्चर करके खुश होते हैं और वाकई में बहुत बुरे थे। अब आप ही सोचिए इन सब चीजों का टेड बंडी के माइंड पर कैसा इफेक्ट हुआ होगा, क्योंकि उसके बाद की स्टोरी तो हम सभी जानते हैं। टेड बंडी ने न जाने कितने ही लोगों को मौत के घाट उतारा, जिनमें ज्यादातर कॉलेज गर्ल्स थी, और उसे कभी भी अपने किए का पछतावा ही नहीं हुआ। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर कोई जिसका चाइल्डहुड खराब गुजरा हो वो एक साइकोपैथ बन जाए। असल में तो बस एक स्मॉल पोर्शन ही किसी को फुल ऑन साइकोपैथ बना सकता है, जिसका मतलब है कि जो डैमेज चाइल्डहुड में हुआ उसे बाद में रिवर्ट किया जा सकता है। ये उन लोगों के लिए मेन सोर्स ऑफ मोटिवेशन हो सकता है जिनके साथ बचपन में किसी तरह का अब्यूज हुआ हो। जिन लोगों को सीरियस चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजरना पड़ा, उनके लिए ऐसी कई तरह की साइकोथेरेपीज अवेलेबल है, जो उनके लिए काफी मददगार साबित हुई है। साइको एनालिसिस एक ऐसी ही थेरेपी है जो हमारे पास्ट की गहराई में जाकर के काम करती है। हमने सीबीटी यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के बारे में आपको पहले भी बताया है और ये काफी लोगों के लिए इफेक्टिव भी है। अब आगे बात करते हैं टेम्परामेंट इज नॉट एवरीथिंग। जी हाँ, इस चैप्टर में गोलमैन ने कई सारी स्टडीज के एग्जाम्पल दिए हैं जिनमें टेम्परामेंट का टॉपिक इन्वॉल्व है, जैसे कि कोई इंसान किस एनवायरनमेंट में कैसे रिएक्ट करेगा। तो हमारा टेम्परामेंट काफी हद तक हमारे जीन से इन्फ्लुएंस होता है, तो इसीलिए इसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है, यह आपके अंदर पैदाइशी होता है। बहुत पुराने टाइम से फिलोसोफर्स ने डिफरेंट पैटर्न्स के बिहेवियर नोट किए हैं जो लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। तो ऐसे ही एक फिलोसोफर थे हिप्पोक्रेट्स, जिन्हें फाउंडर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। उन्होंने लोगों को इन 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया, मतलब आप खुद भी देख सकते हैं कि आप किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। पहला है कॉलेरिक, यानी कि ये रिएक्ट बड़ी जल्दी करते हैं, इमोशनल होते हैं और इरिटेबल भी। इनका एनर्जी लेवल काफी ज्यादा हाई रहता है और अक्सर ये बड़े इमोशनल और सेंसिटिव मैनर में रिएक्ट करते हैं। इन्हें गुस्सा भी बड़ी जल्दी आता है, फिर ये इजीली शांत नहीं होते हैं। इन्हें लोगों के साथ घूमना फिरना काफी ज्यादा पसंद होता है। दूसरा है सैंग्विन। एक तरह से ये लोग ना कॉलेरिक्स टाइप के ही होते हैं, क्योंकि ये भी उनकी तरह एक्टिव और एनर्जी से भरपूर होते हैं, लेकिन ये जल्दी काम डाउन हो जाते हैं और इनके इमोशंस भी उतने ही इंटेंस होते हैं जितने की कॉलेरिक्स टाइप के लोगों के, लेकिन ये कूल डाउन भी उतनी ही जल्दी होते हैं। ये काफी सोशेबल होते हैं और दिल खोल करके हंसते हैं। तीसरा है मेलंकोलिक। इस टाइप के लोग उतने सोशेबल नहीं होते, बल्कि थोड़े इमोशनल होते हैं, लेकिन ये सैड भी जल्दी हो जाते हैं क्योंकि ये इमोशनली सेंसिटिव होते हैं। मेलंकोलिक टाइप के लोग एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक टाइप के नहीं होते, जो भी करते हैं आराम से करते हैं और ये ज्यादा टाइम शांत रहना पसंद करते हैं। चौथा है फ्लैगमेटिक, और ये लोग भी काफी शांत नेचर के होते हैं, हालांकि ये उतने इमोशनल या सेंसिटिव नहीं होते। अगर इन्हें गुस्सा आता भी है, जो कि बहुत ही कम बार आता है, तो ये जल्दी से मान जाते हैं। तो आपको शायद अब आइडिया मिल गया होगा कि कुछ टेम्परामेंट्स को अपनी डे टू डे लाइफ मैनेज करने के लिए बेहतर इमोशनल इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है। जिस एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप एक कॉलेरिक पर्सन हैं, यानी कि आपको जल्दी से गुस्सा आ जाता है, फिर आप जल्दी से शांत भी नहीं होते हैं और आपके पार्टनर से आपका झगड़ा हो गया, तो अब अपने टेम्परामेंट की वजह से आप ओवर रिएक्ट करेंगे और शायद बहुत ही उल्टा सीधा बोल देंगे। तो इस सिचुएशन में सबसे पहले तो आप खुद को ब्लेम मत कीजिए,
एटलीस्ट पूरी तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं। बेशक आप अपनी मिस्टेक को मानिए और सामने वाले को अपनी बात समझाने की कोशिश कीजिए। मेलैंकोलिक, जो कि एक सर्टेन वे में कॉलेरिक के अपोजिट है, वो भी काफी सेंसिटिव और इमोशनल है। बाहर से ये देखने में बड़े कोल्ड टाइप के लगते हैं, लेकिन उनकी फीलिंग्स काफी स्ट्रांग होती है और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होने लगती है, जिसकी वजह से लोग सोचते हैं कि मेलैंकोलिक इमोशनलनेस है और उन्हें दूसरों की तो कोई फिक्र ही नहीं है। अब मान लीजिए आप मेलैंकोलिक टाइप के हैं और आप एक डेट पर गए हैं। अब क्योंकि आप थोड़े से शर्मीले हैं तो आपको समझ नहीं आता है कि अपनी डेट से क्या बात की जाए, कहाँ से शुरू की जाए, और आपको बाद में रियलाइज होता है कि आपका डेट आपके बारे में ये सोचता है कि आप उसे पसंद नहीं करते। लेकिन यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग इमोशनल इंटेलिजेंस वाला मेलैंकोलिक दूसरों को अपनी रियल फीलिंग्स एक्सप्लेन कर सकता है। तो कहने का मतलब ये है, मुद्दा मामला ऐसा है, कंक्लूजन ये निकलता है इस किताब का कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें, उसको समराइज करें, तो सबसे पहले है इमोशंस। हमारी लाइफ का एक सेकंड भी इमोशन के बिना नहीं गुजरता। ये हमारी लाइफ का एक क्रूशियल पार्ट है और हमें इसके साथ जीना सीखना होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे इमोशंस हमारी लाइफ के बाकी एरियाज को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि हमारी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और हमारे थॉट्स, जिसका मतलब है कि इमोशनल इंटेलिजेंस नॉर्मल इंटेलिजेंस को इन्फ्लुएंस करती है। दूसरा है ब्रेन एंड इमोशंस। डैनियल गोलमैन न्यूरोलॉजी एक्सपर्ट है, जिन्हें ह्यूमन ब्रेन के काम करने के तरीकों के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है। उन्होंने एक चीज देखी कि हमारे ब्रेन में इमोशंस बड़े डीप लेवल तक होते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन में कुछ ओल्ड और कुछ यंगर पार्ट मौजूद होते हैं। और ऐसा होता है कि जो पार्ट इमोशंस को कंट्रोल करता है, ब्रेन का काफी ओल्ड पार्ट होता है, इतना ओल्ड की ह्यूमैनिटी की शुरुआत के टाइम से। तो इसका क्या मतलब हुआ? यही कि हम अपने इमोशंस को एलिमिनेट या इग्नोर नहीं कर सकते, कभी भी नहीं। उनके होने की एक वजह जरूर है। तीसरा है कि नोइंग वंस इमोशंस। बहुत से लोग अपने इमोशंस को समझ नहीं पाते और फिर ऑटोमेटिक वे में एक्ट करने लगते हैं, रिएक्ट करते हैं। जैसे कि हम सब कभी ना कभी किसी बात को लेकर के जेलस फील करते हैं, क्योंकि ये एक नेचुरल इमोशन है। लेकिन जब हम ऐसे इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो दूसरों के लिए बुरा सोचना शुरू कर देते हैं। चौथा है इमोशनल मैनेजमेंट। हालांकि ऑथर इस बात पर जोर देते हैं कि इमोशंस हमारे इंटेलिजेंस को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन ये वन वे स्ट्रीट नहीं है। और ज्यादा स्पेसिफिक वे में बोलूं तो आप कुछ हद तक अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस चीज पर फोकस कर रहे हैं। पांचवा है मोटिवेट योरसेल्फ। इसका बेस्ट तरीका है कि आप खुद को टाइम टू टाइम पर रिवॉर्ड देते रहे, लेकिन इस चक्कर में ओवर द टॉप ना चले जाएं, क्योंकि अक्सर लोग रिवॉर्ड्स के लिए एडिक्टिव हो जाते हैं, उन्हें आदत लग जाती है। रिवॉर्ड आपका अल्टीमेट गोल नहीं है, याद रखें। ये तो बस आपको आपके गोल में मोटिवेट करता है। और आगे है एम्पैथी। ये एक कोर ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि हम इसके बिना नहीं रह सकते। फिर भी आज के टाइम में हम लोग अनएम्पैथेटिक और इंडिफरेंट होते जा रहे हैं और साइकोलॉजिस्ट इस प्रॉब्लम को लेकर के काफी ज्यादा परेशान है। एक तरफ तो आजकल वायलेंस इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हमें इसकी आदत सी हो गई है और लोग टीवी वगैरह में इतना ज्यादा वायलेंस वाले प्रोग्राम देखने लगे हैं कि दूसरों की तकलीफ को देख करके भी लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता है। और ये चीज बहुत ही डेंजरस है हमारे फ्यूचर के लिए, क्योंकि हेल्दी ह्यूमन रिलेशनशिप के लिए हम इंसानों में एम्पैथी होना बहुत जरूरी है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि हम अपने अंदर एम्पैथी को इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगला पॉइंट है पे अटेंशन टू योर रिलेशनशिप्स। जो लोग एम्पैथेटिक होते हैं वो दूसरों के साथ अपने रिलेशन को लेकर के एक्स्ट्रा केयरफुल रहते हैं। बेशक मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमियां होने के चांसेस हर रिलेशनशिप में रहते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मिसअंडरस्टैंडिंग को सही ढंग से सुलझा दिया जाए। तो इसी के साथ दोस्तों, इन सभी बातों के साथ, इन सभी मेथड्स के साथ ये समरी इमोशनल इंटेलिजेंस यहीं पर खत्म होती है।